हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। ये सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास नंबर 12 है और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 3 नवंबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स टेस्ट चेंजेस एट एवरी पॉइंट, यानी कि जब निकाय एक समान वृत्तीय गति का प्रदर्शन कर रहा हो तो उसका डैश हर बिंदु पर बदल जाता है। तो यदि सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर क्या चेंज होगा वो पूछा गया है। तो प्रेशर, इनर्शिया, वेलोसिटी या फिर मास। तो प्रेशर, इनर्शिया और मास तो चेंज होगा नहीं, जो वेग है ये एवरी पॉइंट पर चेंज होगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी, यानी कि दी गई भौतिक मात्रा में कौन सी सापेक्ष मात्रा नहीं है। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस या फिर टाइम। तो ये तीनों, वेग, त्वरण और दूरी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि सापेक्ष क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो है ये रिलेटिव क्वांटिटी प्रदर्शित करती हैं, पर जो समय है ये सापेक्ष मात्रक नहीं है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो टाइम है रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन इफ एथलीट टेक्स टी सेकेंड टू गो वंस अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द वेलोसिटी वी विल बी गिवन बाय, यानी कि यदि कोई एक एथलीट है वो आर त्रिज्या गिवन है यदि, और उसका गोल पथ पर एक बार जाने में टी सेकंड लेता है, यदि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए टी सेकंड यदि ये ले रहा है तो उसका बोला गया है वेग क्या होगा, यानी कि वेग वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो भी कवर कर रहा है वो, और टोटल टाइम जो भी है, जितना भी टोटल टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोले सर्कुलर पाथ में, तो ये जो उसका सरकमफेरेंस होगा, परिधि होगी, यानी कि परिधि कितनी होगी 2 पाई इंटू आर। तो ये इसका टोटल डिस्टेंस होगा और टाइम कितना हो जाएगा, टी सेकंड ले रहा है यानी कि टी, तो 2 पाई आर अपॉन टी, यानी कि बी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो गति, बल, घनत्व या फिर आपेक्ष घनत्व, यानी कि मोमेंटम, फोर्स, डेंसिटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो जो मोमेंटम, फोर्स और डेंसिटी इनका तीनों का यूनिट होगा, पर जो रिलेटिव डेंसिटी होगी उसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि डी ही इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। डैश इज बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंग एज द फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यानी कि किसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में तेजी से किया जा रहा है। तो किसका यूज किया जा रहा है, सीएनजी का किया जा रहा है। तो चारों ही ऑप्शन जो है सीएनजी हैं। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रो 10 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी, यानी कि 50 न्यूटन का एक बल, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इस पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है। कितना, 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है और ये 10 मीटर तक डिस्प्लेस होती है, 10 मीटर ये दूरी तय करती है। ठीक है, तो वस्तु को विस्थापित करता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क जो होगा, वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। ये काफी टाइम इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछा जाता है। काफी फेवरेट फॉर्मूला है ये, फेवरेट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर बनता है। तो जो कॉस थीटा है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी। अब फोर्स कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का लग रहा है, डिस्प्लेस कितना हो रहा है, 10 मीटर हो रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 500, और इसकी यूनिट कितनी होगी, जूल, यानी कि 500 जूल, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5.2 किलोवाट हावर इक्वल्स टू पूछा गया है, जूल में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप सभी को पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू होगा कितना, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल। ठीक है, अब इसका पूछा गया है 5.2 किलोवाट आवर इक्वल्स टू पूछा गया है। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 1 किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट को कैसे दर्शाते हैं,
1000 टाइम्स, किलो 1000 हो जाएगा, और आवर क्या हो जाएगा 3600, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 10⁻³ यहाँ से हो जाएगा और 10⁻² यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 10⁵ 36 इंटू 10⁵ जूल ये हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम। अब पूछा गया 5.2 किलोवाट आवर, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना 5.2, तो ये आ जाएगा आपका 1.872 इंटू 10⁻7 जूल। ठीक है, अब ये ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं, तो ये तीनों तो गलत हो जाएंगे। अब इसकी तरफ हम बढ़े तो ये हो जाएगा 1.872 इंटू 10⁶ यहाँ से बनेगा, पर ये 10⁻7 है और ये 6 है, यानी कि ये चारों ही ऑप्शन जो हैं रॉन्ग है। इसी कारण आरआरबी ग्रुप डी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.872 इंटू 10⁻7 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट टॉलरेट वेरी लाउड साउंड, व्हाट इज द लेवल ऑफ लाउडनेस विच आ ह्यूमन बीइंग कैन टॉलरेट, यानी कि एक इंसान बहुत तेज आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, शोर का स्तर क्या होगा जिसे एक इंसान सहन कर सकता है, तो इसकी वैल्यू होती है 80 dB। इस साउंड तक जो इंसान है शोर को बर्दाश्त कर सकता है, शोर को बर्दाश्त कर सकता है 80 dB तक, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये साउंड से रिलेटेड हम कई बार 3-4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। यदि नहीं देखें आपने प्रीवियस लेक्चर को तो उनको जाकर जरूर देखें, इनसे एक ना एक क्वेश्चन भी जरूर बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सोर्स प्रोड्यूस 20 क्रेस्ट एंड 20 ट्रफ इन 4 सेकेंड्स, फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी कि एक स्रोत है 0.54 सेकेंड में 20 शिखर और 20 गर्त पैदा करता है। अब शिखर और गर्त क्या होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, तो आप ये देख लीजिए, एक वेव इस तरीके से चली जा रही है, तो ये जो ऊपर के हैं इनको क्रस्ट बोला जाता है। एक क्रस्ट ये है, इसको टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा, और जो दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी यानी कि ट्रफ के बीच की दूरी, इनको भी टाइम पीरियड से ही डिनोट किया जाता है। अब 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ चला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 20/0.4 सेकेंड, यानी कि यहाँ से 0 जाएगा तो ये 50 हर्ट्ज आपका फ्रिक्वेंसी आवृत्ति आ जाएगी, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से विषम को चुनें, तो फाइबर ग्लास, कॉपर ग्लास, डायमंड। अब इनमें से आपको विषम को चुनना है, तो विषम क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, कॉपर, बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि कंडक्टर का प्रतिरोध आर निर्भर करता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू होगा ρl/a। अब किस पर ये डिनोट करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो इनवर्स डायरेक्टली ऑन इट्स ब्रेड्थ, इनवर्सली ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, तो ये सेकंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधे वोल्टेज पर या फिर इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता पर, यानी कि इनवर्सली ऑन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, यानी कि बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 19F9, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको बताना है। हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देख लीजिए, एक्स कोई भी परमाणु है, एलिमेंट है, अब जेड परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, और ए है जो ये दर्शाता है मास या फिर द्रव्यमान को, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स जेड ए। ठीक है, अब जो जेड है इसको हम पहले क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर है Z इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोला जाता है Z को। तो अब ये 9 है, तो 9 जो होगा वो होगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या 9 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9 होगी। तो ये दोनों ही ऑप्शन बनते हैं, ये दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालना है। तो ए जो होगा ये होता है एटॉमिक मास, और ये जो होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन। तो ए की वैल्यू कितनी है, 19 है। प्रोटॉन की संख्या हम यहाँ से 9 निकाल चुके हैं, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे यहाँ से हमारे 19 माइनस 9 यानी कि 10 ये आ जाएंगे, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल है, आप इसको चेक कर लीजिए। हर में ये एटॉमिक नंबर होगा, ये एटॉमिक मास होगा। जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, और वही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल टू होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यानी कि असत्य जोड़ी का चयन कीजिए। एलिमेंट साथ में दिया है वैलेंसी, यानी कि तत्व, और उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको दी गई है। हाइड्रोजन की 1 होगी, हीलियम की 0 है, कार्बन की 4 है, ऑक्सीजन की 2 होती है, यानी कि ये हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3, यानी कि NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा। तो ये परसेंटेज में दी गई हैं। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 35% होगा नाइट्रोजन का प्रतिशत, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, टूथ एनामल मेड ऑफ डैश इज डिग्रेडेड बाय एसिड कॉजिंग टूथ डिके, यानी कि दांत जो होते हैं, एनामल होते हैं, किससे बना होता है, जो एसिड द्वारा क्षय किया जाता है जिससे दांत सड़ जाते हैं। तो ये बना होता है किससे, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जो टूथ एनामल होता है ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ करेक्ट मैच, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा मिलान सही नहीं है। टेमारिंड, टर्ट्रिक एसिड, लेमन, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये तो जो है यही इनकरेक्ट है ना। लेमन जो है ऑक्जेलिक एसिड, तो ये ही इनकरेक्ट है। बाकी जो सॉर्मिक खट्टा दूध होता है वो लैक्टिक एसिड बनाता है। एंड सिंक, यानी कि जो चींटी का डंक होता है उसमें मेथेनॉइक एसिड होता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपकी नॉलेज के लिए देखें तो जो लेमन है, नींबू है, इसमें पाया जाता है कौन सा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो बी हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि वी ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शनल मेटल्स बिकॉज, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो है असाधारण धातु हैं क्योंकि। तो असाधारण धातु हैं तो उसके लिए द कैच फायर इन एयर, यानी कि वे हवा में आग पकड़ते हैं, तो सही है। वे कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो ये भी सही है। उसका गलनांक समान होता है, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि चारों पॉइंट है इसके करेक्ट हैं, और इसी कारण से इसको कैंसिल आउट किया गया था आरआरबी ग्रुप डी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन सोडियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम, यानी कि सोडियम, हाइड्रोजन और लिथियम के बीच क्या कॉमन है। दीज आर हेलोजेंस, तो इनकरेक्ट है। ये कॉमन चीज आपसे पूछी गई है, हेलोजेंस तो है नहीं। हेलोजन क्या होंगे, जो क्लोरीन वगैरह होंगे। दीज आर एल्कलाई मेटल, तो फर्स्ट ग्रुप में है ली ना की रूबी के साथ फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन भी है, सोडियम भी है, लिथियम भी है, ये फर्स्ट ग्रुप में ही आते हैं सब। तो ये एल्कलाई मेटल है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्षार धातुएं हैं। दीज आर एल्कलाई अर्थ मेटल, तो जो सेकंड ग्रुप है इसको बोला जाता है एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, जो कि होता है बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक है, दीज आर चाल्कोजेंस। अब चाल्कोजेंस क्या हैं, तो जो 16th ग्रुप है, जो ऑक्सीजन फैमिली है, इसको कहा जाता है चाल्कोजेंस। जो ऑक्सीजन ग्रुप है इसको चाल्कोजन कहा जाता है। तो बी इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स मोस्ट रीडली फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से चार्ज होने वाली आयन बनाती है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर जिंक। तो सोडियम जो है, सोडियम कहाँ है, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो सोडियम है ये मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज आयन है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको भी आप कहाँ से देख सकते हैं, हमने एक ट्रिक आपके लिए एक
टेबल बनाया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी यहाँ जाने पर बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट जाने पर, और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी। इसी तरीके से हमने सब चीज़ों के बारे में देखा था, तो उसी से आप पॉजिटिवली चार्ज आयन के बारे में देख सकते हैं। इसमें सोडियम में सबसे ज़्यादा ये होगा, सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर वस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, यानी कि वाटर वस्कुलर प्रणाली निम्न में पाई जाती है। निम्न में किस में पाई जाती है? सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर यानी कि समुद्री खीरे में ये पाई जाती है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक संयोजी ऊतक है। तो कौन एक संयोजी ऊतक है? तो जो ब्लड है ये एक संयोजी ऊतक है, रक्त है जो संयोजी ऊतक है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है इन ह्यूमन बीइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म बाय नेफ्रॉन, यानी कि मानव में नेफ्रॉन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो नेफ्रॉन है जो कि एक्सर्शन यानी कि मल त्याग का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 इन टिश्यू कल्चर द सेल्स आर प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइडेड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड, यानी कि टिश्यू कल्चर में कोशिकाओं को एक कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है जहां वे कोशिकाओं का एक छोटा समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है कॉलस, कॉलस इनको कहा जाता है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ जो टर्मिनोलॉजी है आप इंग्लिश में ही याद कीजिए इनको क्या कहा जाता है, ठीक है। बी हो जाएगा करेक्ट, हिंदी में काफी कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनइक्वल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन, यानी कि असमान अनइक्वल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस असमान बेटी कोशिकाएं डैश में निर्मित होती हैं। तो ये होती है बडिंग, बडिंग यानी कि नवोदित बडिंग, वर्ड आपने सुना होगा, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट लेक्चर था, लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर किया कीजिए, और साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।